नमस्कार दोस्तों, एच वाई अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की। हाल ही में एडवर्टीजमेंट निकली है सेट 2026 की। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या रहेगी लास्ट डेट, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है या फिर क्या इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला सीन है या नहीं है, और कौन कौन एलिजिबल है इस पेपर को भरने के लिए, क्या सब पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटर्स इसमें वेल डिफाइंड सेंटर्स है, पहले से ही बताए गए हैं कि कौन कौन से सेंटर होंगे, वो सेंटर्स जानेंगे कौन कौन से हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है। सेट तो देते सारे हैं लेकिन क्वालिफाई कितने होते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी वाला सिस्टम तो होता नहीं कि 200 रखे जाएंगे, 300 रखे जाएंगे। सो क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से लोग जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, कितने लोगों को रखते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट तक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी, जरूर देखिएगा, इसमें आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो मेरे सामने एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, 3/1/2026 की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो फॉर्म है जी ऑनलाइन भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो होगी वो हैगी 30/1/2026। और इसमें भी 30 की रात को 12 बजने को अभी 1 मिनट रहेगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं कि 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जनवरी तक। और कहाँ अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in पर, सर्विस कमीशन की है, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है पेपर के बारे में, सबसे पहले इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेट होना चाहिए है। और जो सेंटर्स होंगे ये 22 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कर रहा है सेट। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे। और जो सेंटर होंगे वो पहले से बता रखे हैं, शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा एट धर्मशाला, मतलब कि कांगड़ा में धर्मशाला सेंटर रहेगा। बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू और चंबा, इन सब जो है सेंटर रखे गए हैं सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर। मतलब कि डिपेंड करता है, अगर किसी एक सेंटर में बहुत ही कम बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं तो सेंटर कैंसिल भी हो सकता है और वो सेंटर दूसरी जगह उनका शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस लाइन का यही मतलब है। अब इन्होंने ये कहा है कि जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भैया खुद देख लेना, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप अप्लाई करोगे, इन एलिजिबल फाउंड होते हो तो फिर आपको निकाला जा सकता है। तो अपनी एलिजिबिलिटी आप खुद देख लीजिए, ये कहना चाहते हैं। अब आपको ना कोई फॉर्म भरने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं सर्विस कमीशन को, ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको इनको भेजना है, कुछ नहीं करना है। आप सिंपल अप्लाई करो और पेपर देने जाओ, फॉर्म कोई नहीं भेजना है, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं कि आपके अपने फायदे के लिए, इन और ओन इंटरेस्ट, आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी देखिए और इन चीजों को सेव कर लेना अगर आपको जरूरत फ्यूचर में रेफरेंस की पड़ती है तो। इसके बाद अब हम इसको मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। बोलते हैं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब ओरिजिनल देख करके कुछ नहीं करेंगे, बस सेट आप भरो और पेपर देने जाओ। उसके बाद जो है इसके बाद में आपको बता देंगे, ये सारी जो है ना मोटी मोटी चीजें मैं आपको वापस आगे चल करके बताऊंगा। एक फैसिलिटेशन काउंटर है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप इनको इस नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर है, ये है। किसी भी वर्किंग डे पर आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं और इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सेट में जो रिजर्वेशन है, क्योंकि सेट जो है वो स्टेट का है, इसलिए जितने भी SC ST OBC के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के या पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो रिजर्वेशन होती है वो सिर्फ अपनी स्टेट वालों को, हिमाचल प्रदेश की स्टेट वालों को ही मिलेंगे। अदर स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको हिमाचल प्रदेश के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के बराबर माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ स्टेट वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, बाहर वालों को इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। दे विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो फीस की कंसेशन है वो भी हिमाचल के कैटेगरी वालों को ही मिलेगा, बाकी सबको जनरल की फीस के बराबर फीस देनी होगी। अब फीस कितनी है, फीस दोस्तों जनरल वालों के लिए अलग है और OBC के लिए अलग है, SC ST इनके लिए अलग है। क्या फीस है वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। और जो पेपर होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब कि पुराना पेन एंड पेपर की तरह पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। आपको MR शीट प्रोवाइड की जाएगी सेंटर में और उस पर आपने अपने आंसर्स मार्क करने हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं कौन कौन से 22 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए सेट होगा इस बार। तो 22 सब्जेक्ट में केमिकल साइंसेज, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज, म्यूजिक, फिजिक्स, फिजिकल साइंसेज यानी कि फिजिक्स, एंड उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंसेस।
ये सब सब्जेक्ट जो है इसमें थे। अब एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या है, देखो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी में अगर आप जनरल कास्ट के हो, ठीक है, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें राउंडिंग ऑफ नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 55% या 55% से ऊपर के मार्क्स होने चाहिए। 54.99% को 55% कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये कहने का मतलब है कि राउंडिंग ऑफ जो है नहीं इसमें कंसिडर की जाती है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसका मतलब ये है। और जो एससी हैं एचपी के, एसटी हैं एचपी के, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एचपी के, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री। मतलब कि जनरल वालों को 55% और बाकी रिजर्व कैटेगरीज को 50% मार्क्स उनकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए। देन कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, अब जो लोग एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हैं, चाहे फाइनल ईयर वाले हैं, या फाइनल सेमेस्टर वाले हैं, सब एलिजिबल हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर आप मान लो एमएससी अभी परस्यू कर रहे हैं या आपका रिजल्ट अवेटेड है तो कोई बात नहीं, और अगर आप एमएससी अपनी मास्टर्स स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2 साल के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करना है, और उस कोर्स में आपको मिनिमम मार्क्स उतने लाने हैं जितने की आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे मान लो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपने अप्लाई कर दिया और आपका जो है वो सेट क्वालिफाई भी हो गया, तो अब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, और उसमें मिनिमम अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर अगर आप एससी एसटी या किसी और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है अब क्या है कि रिलैक्सेशन रखी गई है। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं 1991 19 सितंबर 1991 से पहले वाले जो पीएचडी डिग्री के होल्डर हैं, ठीक है, सॉरी, जो पीएचडी जिन्होंने कर रखी है और उनके मास्टर लेवल एग्जामिनेशंस मतलब मास्टर्स उन्होंने इस डेट से पहले पहले कर रखी है, उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब कि वो मास्टर्स वाले बच्चे जिन्होंने 1991 19 सितंबर से पहले मास्टर्स की है और उनके पास पीएचडी डिग्री भी है, तो उनको 5% रिलैक्सेशन जो है एग्रीगेट मार्क्स में मिल जाएगी। जैसे कि मान लो अगर 55% चाहिए तो उनको 50% की वो है उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मार्क्स उनके आने चाहिए उनके मास्टर्स में, ठीक है। तो कभी कोर्ट केस लगा होगा तभी रिलैक्सेशन दी गई होगी। अब ये भी कहा गया है कि जिस बंदे ने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी का ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी के ही सब्जेक्ट में वो सेट के लिए अप्लाई करे। जैसे मान लो किसी ने इकोनॉमिक्स में की है तो वो किसी और का फिजिक्स का ना भर दे, मतलब ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर 2 एग्जांपल आपको दिए हैं। जैसे कि मान लो ट्रेडिशनल संस्कृत का एक पेपर होता था, मतलब एक डिग्री होती थी जिसको आचार्य कहते हैं, वो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब आचार्य की तो सेट में है ही नहीं सब्जेक्ट, तो आचार्य वाले क्या करेंगे, तो बोलते कि भैया आप नेट का एग्जाम दो, सेट में आपका एग्जाम नहीं है और आप संस्कृत ना भर देना, वो भी आपका नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स जो कि एससी एसटी को बिलोंग करते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ओबीसीज हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए एज ऑन डेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ, मतलब आज की डेट में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वाला। फ्यूचर में कभी भी आपका ये इंक्वायरी होगी तो देखा जाएगा कि उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट था या नहीं था, ठीक है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो एलिजिबिलिटी होती है वो नेट सेट रहती है, इसके बारे में बात किया था। अब इसमें पहले क्या होता था, देखो जो 1 जून 2002 से पहले जिन लोगों ने सेट क्वालिफाई किया होता था ऑल ओवर इंडिया, वो किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2000 ये एग्जाम्पशन दी गई है, लेकिन जो 2002 के बाद जितने भी सेट हुए हैं वो सिर्फ अपनी स्टेट के लिए, जैसे अगर हिमाचल में सेट हुआ तो सिर्फ हिमाचल के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है, और उस अदर स्टेट का है तो सिर्फ अपनी स्टेट का। मींस कहने का ये है कि 2002 1 जून 2002 से पहले जिन्होंने सेट क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो हिमाचल का है चाहे वो जम्मू का सेट होगा, वो कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता था, उनको एग्जाम्पशन है और आज भी एग्जाम्पशन है, वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2002 1 जून 2002 के बाद जिन्होंने भी सेट क्वालिफाई किया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित है, दूसरी स्टेट में वो वैलिड नहीं होगा, उनको या तो नेट देना पड़ेगा या फिर उस स्टेट का सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। कहने का भाव ये है 1 जून 2002 से क्वालिफाई किया है किसी और स्टेट का भी, मतलब राजस्थान का कोई बंदा है
उसने राजस्थान का सेट क्वालिफाई किया है 1 जून 2002 को से पहले तो वो अब फ्यूचर की जितनी भी हिमाचल की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये एग्जाम्पशन उसके लिए है 2002 1 जून पहले से जिसने सेट क्वालिफाई किया है उसके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पैटर्न ऑफ टेस्ट स्कीम क्या रहती है? देखो पेपर जो है 2 भागों में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 100 मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर के, मतलब कि हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है। पहला जो पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, जनरल नेचर का होता है, 1 घंटे का पेपर है। दूसरा पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और वो आपके सब्जेक्ट मैटर के होते हैं और यूजीसी के हिसाब से जो सिलेबस रहता है वो उसमें पूछा जा सकता है। अब सिलेबस आपने जो है ये कहते हैं कि आप एचपीपीएससी की वेबसाइट पर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, वो बेसिकली आपका यूजीसी के हिसाब से जो भी है वो क्या है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में होंगे, और मार्किंग स्कीम पता चल गई, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। और आपको मान लो कोई लगता है कि क्वेश्चन ही गलत आ गया है, तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि क्वेश्चन ही गलत है तो उसके 2 नंबर जो है +2 जो है वो ग्रेस मार्क्स के मिलेंगे सभी कैंडिडेट्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिस्पॉन्स। आपने रिस्पॉन्स सही दिया था या गलत दिया था, अगर क्वेश्चन गलत है तो सबको 2 नंबर उसके मिलेंगे। अब वो 2 नंबर जो मिलते हैं, जो ऑब्जेक्शन है, कौन बताएगा कि जी ये क्वेश्चन गलत था? वो आप ही बताएंगे ऑफकोर्स, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। जैसे मान लो आज पेपर हो गया, पेपर होने के बाद कमीशन क्या करेगा, आंसर की आपको दिखा देगा। अब उस आंसर की के हिसाब से आप अपने नंबर बनाओ और चेक करो कि सारे क्वेश्चन के सही आंसर की में सही है या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता और आपने देखा कि कोई क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है जी, आंसर की गलत है, आप उसको, वो बोलता है कि आप हमें सर्विस कमीशन को विद इन 5 डेज लिख के दो, बताओ, इन्फॉर्म करो कि क्वेश्चन ही गलत है या इसका ये आंसर ही गलत है आंसर की में। और उस केस में जो है आपको ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन उठाओगे उसके 100 रुपए के हिसाब से एक क्वेश्चन की फीस देनी पड़ेगी, और ये ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करनी होगी, और 5 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, तभी वो इसको देखेंगे कि हाँ ये जो है सही है या गलत बात है। तो थोड़ी सी छोटी बातें हैं जो आपको मैंने बतानी थी। उसके बाद व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट? रिजल्ट में बोलते हैं कि इतने बच्चे पास हुए, वो किस बेसिस पर होते हैं? इसमें कोई नंबर ऑफ वैकेंसीज तो रहती नहीं कि जी टॉप 100 को ले लेंगे, टॉप 200 को ले लेंगे, इसमें परसेंटेज का सिस्टम चलता है। देखो पेपर कितने होंगे आपके? 2 पेपर होंगे, एक पेपर पार्ट ए पार्ट बी, है ना? जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में बैठेगा, ठीक है, और दोनों को पास करेगा 40-40% में, कम से कम दोनों में 40-40% लेगा, पहले उन सब बच्चों को पास माना जाएगा जो ए और बी में 40-40% ले लेते हैं। 40% फॉर जनरल, 35% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले 35 नंबर वाले पास हैं और 40 नंबर वाले जनरल वाले पास हैं दोनों पेपरों में। उनके टॉप 6% को उठाएंगे, जितने भी पास हुए उनके टॉप 6% को उठाया जाएगा। और अब देखो ये जो टॉप 6% है, इसमें जो लास्ट वाला बंदा होगा, अगर उसके मार्क्स जितने हैं उतने ही, जितने भी बंदों के उतने बराबर मार्क्स होंगे, वो सारे जो है वो सारे के सारे जो है वो पास माने जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो टोटल नंबर जो है वो 6% से ऊपर भी हो सकता है। क्यों? ताकि टाई जो होता है ना, टाई, इसमें सारे टाई वाले पास होते हैं जिनका टाई टाई आएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको, या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनको स्क्राइब दी जाएगी, मतलब कि वो अपना पेपर लिखने के लिए किसी दूसरे बंदे को ले आ सकते हैं, लेकिन वो सेम सब्जेक्ट का नहीं हो सकता। इसके कुछ रूल्स हैं तो आप देख लीजिएगा, कौन स्क्राइब हो सकती है कौन नहीं हो सकती है। आप उनको भी बोल सकते हो कि मेरे पास जी कोई बंदा नहीं है जो मेरा पेपर लिख सके, आप हमें प्रोवाइड कराओ, लेकिन वो आपको इनको लिख के बताना है आपके सेंटर वालों को एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ सेट, और वो लिख के आपको देना है कि हमें प्रोवाइड कराओ। और उस बंदे से जो भी आपके लिए अपॉइंट होगा वो 1 दिन पहले आपसे मिलेगा, और आप देख सकते हो कि हाँ वो मेरा पेपर दे भी पाएगा, इतना लायक है कि नहीं, लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा जो मैं बोलूँगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके अलावा जो दूसरा बंदा, अगर आप अपनी स्क्राइब ले जाना चाहते हो, अपना कोई बंदा ले जाना चाहते हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के देने पड़ेंगे, वो आपके सेम सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फीस क्या है? फीस मेन इंपॉर्टेंट चीज, देखो जी आपको जेब तो ढीली करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1150 रुपए है, जो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा जिनके पास है, या फिर ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर के, उनको 600 रुपया। और इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC ST BPL PWD और जितने भी इसमें कवर होते हैं उन सबके लिए 325 रुपये, मतलब 1150 जनरल कैटेगरी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 600, और बाकी जितने भी रह गए उनको 325 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम बातें करते हैं कि पेमेंट क्या है। पेमेंट ऑनलाइन ही है, इसको सारे को सम अप कर देंगे आप, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या ई पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो।
अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एचपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लेनी है और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको सिर्फ एप्लीकेशन भरनी है और वहां पर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा या डिक्लेरेशन मांगेगा वो आपको ओके करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। इसमें अनफेयर मीन्स मतलब कि आपने कोई सारे रूल्स को फॉलो करना है, मिसकंडक्ट करते हो, कोई डिस्टर्बेंस, अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से पेपर देना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है और कोई रूल्स को तोड़ना नहीं है, ठीक है। मिसबिहेव भी आपने नहीं करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो आपको सारी कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, आप पढ़ के फॉर्म भरिए। और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड करना है तो आप एक टाइम पर ही कर दो, कोई छूट गया तो बाद में आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, कोई गलती आपसे मिस्टेक हो जाएगी वो बाद में आपको नहीं एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड का ही प्रिंट आउट अगर आपको लेकर के आना है पेपर देने के वक्त, और साथ में एक आईडी प्रूफ लेकर के आना है ओरिजिनल में, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। क्या बोला कि पेपर देने जब आपने जाना है तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है ओरिजिनल में, और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर के जाना है। 3 चीजें आपको लेकर के जानी है। सेंटर जो मिल जाएगा वही आपका रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा, कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा इसके लिए। लॉग टेबल्स और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सब अलाउड नहीं है। और जो पेपर 1 में अपेयर नहीं होगा उसको पेपर 2 देने के लिए भी नहीं बिठाया जाएगा, मतलब आपको अपेयर होना पड़ेगा दोनों पेपर में। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा और क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं लिख सकते, आई कार्ड के ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं लिख सकते, एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। और जितने भी आपने सिग्नेचर्स करने हैं फॉर्म भरते समय और पेपर करते समय वो सारे मैच होने चाहिए, आपके फोटो सेम होने चाहिए और एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो आया है और जो फोटो आप लेकर के जा रहे हो वो सेम होनी चाहिए। मतलब सब चीजें सेम होनी चाहिए, अलग अलग फोटो नहीं ले जा सकते, सिग्नेचर तो मैच होने ही चाहिए, ठीक है। देन एप्लीकेशन फॉर्म की कहते हैं अपनी कॉपी रख लगिए अपने पास, वो जरूरी तो नहीं है बट अपने फायदे के लिए आप रख सकते हो। इसके बाद और क्या इसमें जरूरी है वो आपको मैं बता दूं कि set qualified candidate shall become eligible to apply for the post of assistant professor only in the universities colleges belonging to the state of हिमाचल प्रदेश। कि आप जो है वो क्या है, हिमाचल के ही जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ही अप्लाई एलिजिबल होंगे, इसको क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई करने के लिए पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो अदर कंडीशंस हैं, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर इंडस्ट्रियल पब्लिक एंटरप्राइज में है, तो सरकार के अधीन आते हैं, आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं, मतलब आपको इंटीमेट करना जरूरी है। कल को आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, इसने हमें बताया नहीं था, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, आपका पेपर क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। चेकलिस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले पहले कि कुछ गलत नहीं आपने भरना है, अपने सर्टिफिकेट आप अपने पास रखना। मैट्रिक का एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, मास्टर डिग्री की मार्कशीट लगेगी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चढ़ानी पड़ेंगी, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको उस पर चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, 4 चीजें आपको चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बोनाफाइड हिमाचली जरूरी है, अदर्स के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट सिर्फ स्टेट वालों को मिल रहा है ना, SC ST वालों को, चाहे फीस है या रिजर्वेशन है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप हिमाचली हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स हैं EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी देना होगा या फिर वैलिड PPL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि BDO के द्वारा साइन होगा। और इसमें साथ साथ में आपको एक नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कि HP गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर पहले से डिबार हो तो आप पेपर नहीं दे सकते, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो आप पेपर नहीं दे सकते, या फिर आप किसी एग्जाम की प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आप पेपर के लिए डिबार हो जाओगे, ठीक है। देन इसी के साथ ये नोटिफिकेशन एंड हो जाती है और मेरी वीडियो भी खत्म हो जाती है दोस्तों। बस एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपके कुछ और कोई डाउट्स रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, वो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द